आपको लगता है कि राहुल गांधी कोई डिस्कशन का विषय है, उनको कोई सीरियसली लेता है? आपने कभी उनको सीरियस देखा है? जब हंगामा करना होता है तभी तो संसद के अंदर घुसते हैं। रोज यहाँ आते हैं, केवल बैठकी जमा के, चौकड़ी जमा के चले जाते हैं। उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मोस्ट अनसीरियस यदि लीडर ऑफ द अपोजिशन इस देश को कभी मिला 1952 के बाद से, तो मुझे लगता है कि उसका नाम राहुल गांधी जी है। उन्होंने फॉरेन पॉलिसी को जोक बताया गया है, मोदी सरकार के नेतृत्व में फॉरेन पॉलिसी है। मैं तो कह रहा हूं ना कि उनको कौन सीरियसली ले रहा है। उनकी पार्टी के लोग ही उनको सीरियसली नहीं लेते, हम क्या लेंगे उनको सीरियसली? और खुद वो प्रेजेंट नहीं रहेंगे ऑल पार्टी मीटिंग में से, वो कह रहे हैं। मैंने तो कहा ना कि एक नहीं होता है, एक मतलब मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन एक शब्द है बिहार में जैसे हमारे बच्चे भी बहुत बिगड़ जाते हैं ना, तो जैसे माँ भी उसको जोर से कहती है, लंपट एक शब्द है बिहारी में। तो आप ये समझिए कि यदि हल्ला करना है, हंगामा करना है, तोड़फोड़ करना है, स्पीकर के चैम्बर में घुसना है, उनके ऊपर कोई कागज फेंकना है, पत्थर फेंकना है, तो राहुल गांधी जी आपको नजर आएंगे। घटिया बातें करना है, राहुल गांधी जी नजर आएंगे। और यदि कोई सीरियस बात करनी है, ऑल पार्टी मीटिंग है, लीडर ऑफ द अपोजिशन का रोल है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, लीडर ऑफ द अपोजिशन का रोल है, पार्लियामेंट में बहस हो रही है, उस बहस में कौन क्या बोल रहा है, कल जैसे ट्रांसजेंडर बिल पास हुआ, तो रहना चाहिए था ना। यदि आप मिले लोगों से, यदि आपको लगता है कि हम मिलकर जो है उनकी बातें सुन रहे हैं, तो उनके लिए आपको संसद में रहना चाहिए था ना। कल पास हो गया, 1 मिनट के लिए संसद के अंदर नहीं घुसे, इसको क्या कहेंगे? इसीलिए उस प्रकार के व्यक्ति के बारे में, अनसीरियस व्यक्ति के बारे में बहुत ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। सर, कांग्रेस ने एलपीजी को लेकर भी प्रोटेस्ट किया है मुकद्दर पर। वो अलग चीज है, लेकिन आज जो मैंने ट्वीट किया है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। आज मेरा 9वां दिन है जो मैंने एक शपथ ली हुई है कि 365 दिन मैं कांग्रेस के कारनामों का ट्वीट करूंगा। और वो देश को जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 25 मार्च 1914 को ब्रिटिश इंडिया, चाइना और तिब्बत के बीच में एक समझौता, और वो समझौता ये कहा कि तिब्बत एक जमाने में बहुत ही बड़ा राज्य था। तिब्बत के राजा ने जो है चीन पर कब्जा करके उस परिवार में, राज परिवार में शादी की थी। नेपाल पे कब्जा करके नेपाल राज परिवार में शादी की थी, और तिब्बत एक बड़ा अंपायर था। तो 1846 में एक एग्रीमेंट हुआ था तिब्बत और नेपाल का, जिसमें कि 10,000 रुपया, आप समझिए कि प्रत्येक साल तिब्बत को हर्जाना देना था नेपाल को, वो ट्रीटी। और जम्मू कश्मीर के साथ तिब्बत का एक एग्रीमेंट हुआ था 1842 का। उन दोनों एग्रीमेंट के बाद मैकमोहन ने एक लाइन तय की थी, लेकिन नेहरू जी ने मई 1951 में 17 पॉइंट एक एजेंडा एग्रीमेंट हुआ था तिब्बत और चाइना के बीच, उसमें उसको मान लिया। उसके मानने के कारण चीन का पार्ट जो है तिब्बत हो गया और चीन हमारा पड़ोसी हो गया। इससे भी उनका मन नहीं भरा, तो 29 अप्रैल 1954 को एक एग्रीमेंट जो है उन्होंने चीन के साथ किया, और उसमें नेहरू जी ने ये खुली छूट दी कि चीन के जितने आदमी यहाँ आना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, वो बिना वीजा परमिट के वो जो है वो भारत में आएंगे, जहां बसना चाहते हैं वो बस जाएंगे, और तिब्बत जो है चीन का पार्ट हो गया। उसका नतीजा हुआ 1954 के उस एग्रीमेंट का नतीजा हुआ, आपको पता है कि आज भी 78,000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर जमीन हमारा चीन ने कब्जा कर लिया है। अक्साई चीन पे जब रोड बना रहा था चीन, तो 1954-55 में हमारे जब सैनिक कुछ पकड़ा गए, तो आपको पता है कि 2 महीने तक नेहरू जी उस बात को छिपाते रहे पार्लियामेंट में कि इस तरह की कोई बात नहीं है। और उन्होंने अपने स्पीच में पार्लियामेंट में कहा, 1958 में ये फैक्ट है कि 1955 से मुझे पता था कि अक्साई चीन में रोड बन रहा है, अक्साई चीन के कब्जे में चला गया है, लेकिन वो गोबी डिजर्ट की तरह है, जिसमें कि रेगिस्तान, ऐसा रेगिस्तान है जिसमें ना पानी है, ना अन्न है, ना जल है, वो आदमी के लायक नहीं था, इसीलिए हमने छोड़ दिया। तो आज ये महत्वपूर्ण है और देश को जानने लायक है।